नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 16 पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। Question number 1. What does holding period return measure? Options are A. Average return, B. Tax adjusted return, C. Total return over the holding period, D. Internal rate of return. इसका मतलब है कि जब तक हमने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया तब तक का क्या हिसाब रहा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि HPR का सीधा सा मतलब यही है कि जब तक आपने होल्ड किया उस पूरे टाइम का टोटल ग्रॉस रिटर्न कितना रहा। राइट, मतलब शुरू से आखिर तक का ग्रॉस रिटर्न। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन एक गलत है क्योंकि HPR कोई एवरेज नहीं निकालता, और ऑप्शन बी और डी भी गलत है क्योंकि इसमें टैक्स एडजस्टमेंट या IRR का कोई रोल नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसका बेसिक क्लियर रखना। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। Question number 2. Which ratio measures excess return per unit of total risk? Options are A. Jensen's alpha, B. Trainer ratio, C. Sharpe ratio, D. Information ratio. इसका मतलब है कि एक यूनिट रिस्क लेने पर हमें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। क्या हम इसे गाड़ी के माइलेज की तरह मान सकते हैं कि एक यूनिट रिस्क पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला? हाँ, ये माइलेज वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शार्प रेशियो। इसमें हम पोर्टफोलियो के एक्सेस रिटर्न को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क, राइट? एकदम सही पकड़ा। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन ए और बी इसलिए गलत हैं क्योंकि शार्पे रेशियो कैपिटल एसेट मॉडल यूज करता है और ट्रेनर बेटा यूज करता है, और ऑप्शन डी ट्रैकिंग एरर पे बेस्ड है। तो एस फॉर शार्पे और एस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे याद रखना इसको। वाह, एस से एस बढ़िया ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3. Which measure uses beta as the measure of risk? Options are A. Sharpe ratio, B. Trainer ratio, C. Information ratio, D. Sortino ratio. इसका मतलब कि इनमें से कौन सा रेशियो टोटल रिस्क की जगह सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा यूज करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेनर रेशियो। जैसे अभी हमने ट्रिक की बात की, ट्रेनर में डिनोमिनेटर हमेशा बेटा होता है। तो शार्पे और ट्रेनर में बस यही फर्क है ना कि नीचे क्या डिवाइड कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। दोनों ऊपर एक्सेस रिटर्न नापते हैं, पर शार्प टोटल रिस्क देखता है और ट्रेनर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क। बाकी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेशियो ट्रैकिंग एरर देखता है और सोर्टिनो डाउनसाइड रिस्क देखता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What measures the standard deviation of the difference between a portfolio and benchmark returns? Options are A. Alpha, B. Beta, C. Tracking error, D. R squared. इसका मतलब पोर्टफोलियो और बेंचमार्क के रिटर्न के बीच का जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रैकिंग एरर। देखो, जब एक फंड मैनेजर बेंचमार्क से अलग परफॉर्म करता है या दांव खेलता है, तो उस डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है वही ट्रैकिंग एरर कहलाता है। अच्छा, मतलब मैनेजर कितना डाइवर्ज कर रहा है अपने बेंचमार्क से? बिल्कुल सही। ऑप्शन ए और बी गलत हैं क्योंकि वो रिटर्न और मार्केट रिस्क के मेजर्स हैं, और ऑप्शन डी कोरिलेशन बताता है। ट्रैकिंग एरर का क्लियर मतलब यही है कि बेंचमार्क को कितने क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which ratio uses active risk or tracking error in its denominator? Options are A. Sharpe ratio, B. Trainer ratio, C. Information ratio, D. Jensen's alpha. इसका मतलब पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है ना कि ट्रैकिंग एरर को नीचे यानी डिनोमिनेटर में कौन रखता है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही लिंक किया है इसको। सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्फॉर्मेशन रेशियो। इसके डिनोमिनेटर में एक्टिव रिस्क यानी वही ट्रैकिंग एरर का इस्तेमाल होता है जो अभी हमने पढ़ा। और न्यूमरेटर में क्या होता है इसके? एक्टिव रिटर्न। हाँ, न्यूमरेटर में होता है एक्टिव रिटर्न, यानी बेंचमार्क के ऊपर आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया। तो ऑप्शन ए, बी और डी ऑटोमेटिकली गलत हो गए क्योंकि उनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं। इन्फॉर्मेशन रेशियो स्पेसिफिकली मैनेजर की एक्टिव दांव खेलने की स्किल को नापता है। ओह, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6. Jensen's alpha calculates excess return over which of the following? Options are A. CAPM required rate of return, B. benchmark return, C. risk-free rate, D. inflation rate. इसका मतलब अल्फा किस बेसलाइन से ऊपर का रिटर्न नापता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, CAPM रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं और ऑप्शन बी यानी बेंचमार्क रिटर्न को टिक कराते हैं।
हाँ, मुझे भी ऑनेस्टली पहले यही लगता था कि बेंचमार्क से ऊपर का रिटर्न मतलब अल्फा। वही तो कैच है यहाँ। जेनसेंस अल्फा ये देखता है कि जितना रिस्क यानी बीटा आपने लिया है, सीएपीएम के हिसाब से आपको उतना मिनिमम रिटर्न तो मिलना ही चाहिए था। अगर उस रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कमाया, सिर्फ तभी वो असली अल्फा है। इसलिए बाकी ऑप्शंस यहाँ गलत हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत डीप पॉइंट था। नाउ, क्वेश्चन नंबर 7. If a portfolio has a beta of 1.2, it means the portfolio is A. 20% less volatile than the market, B. 20% more volatile than the market, C. equal to market volatility, D. risk free. मतलब अगर मार्केट हिलेगा तो ये पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20% मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट। देखो, मार्केट का बीटा हमेशा 1 माना जाता है, तो 1.2 का सीधा मतलब है मार्केट से 0.2 पॉइंट ऊपर, यानी 20% ज्यादा रिस्क। तो अगर मार्केट 10% ऊपर जाएगा तो ये पोर्टफोलियो 12% ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि उसके लिए बेटा 0.8 होना चाहिए था। सी गलत है क्योंकि वो तब होता जब बेटा एग्जैक्टली 1 होता, और डी तो 0 बेटा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द ओनली राइट चॉइस। Clear. Question number 8. Money weighted rate of return is equivalent to which of the following? Options are A. Time weighted rate of return, B. Internal rate of return, C. Holding period return, D. Geometric mean return. इसका मतलब MWRR इनमें से किसके बिल्कुल बराबर होता है? इसका तो मैं एक डायरेक्ट मेमोरी ट्रिक देता हूं स्टूडेंट्स को। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर। जब भी मनी वेटेड वर्ड सुनो, दिमाग में सीधा आईआरआर आना चाहिए। अच्छा, बस सीधा लिंक याद रखना है एग्जाम के लिए। हाँ, ऑप्शन ए टीडब्ल्यूआर गलत है क्योंकि वो कैश फ्लोज को इग्नोर करता है, जबकि एमडब्ल्यूआरआर कैश फ्लोज को इंक्लूड करके कैलकुलेशन करता है। ऑप्शन सी और डी भी रिटर्न मेजरमेंट की अलग टेक्निक्स हैं जो कैश फ्लो टाइमिंग को आईआरआर की तरह हैंडल नहीं करते। Got it. Question number 9. SEB mandates discretionary portfolio managers to report performance using which method? Options are A. Money weighted rate of return, B. Time weighted rate of return, C. Simple average, D. Absolute return. एक मिनट, SEBI सिर्फ टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ही क्यों मांगता है? MWRR क्यों नहीं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बेहतरीन सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी टीडब्ल्यूआर। सेबी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एमडब्ल्यूआरआर में क्लाइंट के पैसे डालने या निकालने का जो टाइमिंग है, जिसे कैश फ्लो कहते हैं, उसका इम्पैक्ट शामिल होता है। और क्लाइंट कब पैसा निकालेगा ये तो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता ना? एग्जैक्टली। इसलिए टीडब्ल्यूआर इन कैश फ्लोज के प्रभाव को पूरी तरह हटा देता है। इससे सेबी को मैनेजर की असली स्टॉक पिकिंग स्किल दिखती है, बिना क्लाइंट के बिहेवियर के इंटरफेरेंस के। इसलिए बाकी ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाते हैं और टीडब्ल्यूआर करेक्ट है। ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है। अब क्वेश्चन नंबर 10. Sortino ratio replaces standard deviation with which of the following measures? Options are A. Beta, B. Tracking error, C. Downside deviation, D. Variance. इसका मतलब Sortino में शार्प वाले टोटल रिस्क की जगह क्या यूज होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डाउनसाइड डिविएशन। यहां भी एक ट्रिक है, S फॉर Sortino और S फॉर सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम डाउनसाइड डिविएशन भी कहते हैं। Sortino सिर्फ नुकसान वाले रिस्क को नापता है। अच्छा, समझ आ गया। मतलब अपसाइड वॉलेटिलिटी को एज अ रिस्क पेनल्टी नहीं मिलती। बिल्कुल, अगर रिटर्न अचानक से ऊपर जा रहा है तो वो रिस्क थोड़ी है, वो तो इन्वेस्टर के लिए फायदा है। इसलिए बाकी ऑप्शंस बीटा, ट्रैकिंग एरर या वेरिएंस यहाँ गलत हैं क्योंकि वो डाउनसाइड पे फोकस नहीं करते। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है, प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। Welcome back. Question number 11. The calculation of holding period return assumes that all income distributions occur at what point? Options are A. Beginning of the year, B. Middle of the year, C. End of the year, D. Continuously. इसका मतलब HPR क्या मानकर चलता है कि डिविडेंड आखिर कब मिला होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंड ऑफ द ईयर। HPR एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन पे काम करता है कि साल के बीच में जो भी इनकम आई है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन साल के अंत में हुई है। तो वो मिडिल या बिगिनिंग नहीं मानता? नहीं, कंटिन्यूअस या मिडिल ऑफ द ईयर मानना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स का काम है। बेसिक HPR हमेशा एंड ऑफ द ईयर अज्यूम करता है ताकि कैलकुलेशन स्टैंडर्ड रहे। इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी गलत हैं। Okay, got it. Question number 12. A good benchmark for a portfolio should be A. Always the Nifty 50, B. Consistent with the investment style and investable, C. Guaranteed to yield positive returns, D. Completely risk-free. इसका मतलब एक सही बेंचमार्क चुनने का तरीका क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, कंसिस्टेंट एंड इन्वेस्टेबल। एक अच्छा बेंचमार्क वही होता है जो पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से पूरी तरह मैच करे और जिसमें एक्चुअली पैसा लगाया जा सके। हाँ, सेब की तुलना संतरों से नहीं की जा सकती ना। अगर मिड कैप फंड है तो निफ्टी 50 थोड़ी यूज करेंगे। एकदम सही। इसलिए ऑप्शन ए गलत है क्योंकि निफ्टी 50 हर फंड के लिए बेंचमार्क नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी और डी भी बिल्कुल इलॉजिकल हैं क्योंकि मार्केट में गारंटीड पॉजिटिव रिटर्न या कंप्लीटली रिस्क फ्री बेंचमार्क प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं होता। Makes sense. Question number 13. Gross return is defined as the return earned A. After deducting all fees and taxes, B. Before deducting fees, expenses or commissions, C. Adjusted for inflation, D. Adjusted for market risk. Gross मतलब नेट से पहले का हिस्सा ना? तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा तुमने। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर डिडक्टिंग फीस, एक्सपेंसेस और कमीशंस। ग्रॉस रिटर्न मैनेजर की असली प्योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बताता है, बिना किसी खर्चे के कटे हुए। और जब हम फीस और कमीशन काट देते हैं तब वो नेट रिटर्न बन जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ऑप्शन ए नेट रिटर्न की डेफिनेशन दे रहा है इसलिए गलत है, और ऑप्शन सी और डी तो रियल रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पूछा ही नहीं गया। एग्जाम में बस बिफोर फीस याद रखना। Clear. Question number 14. In performance attribution, what does the allocation effect measure? Options are A. The impact of stock selection, B. The impact of overweighting or underweighting sectors compared to the benchmark, C. The timing of cash flows, D. Currency fluctuations. इसका मतलब performance attribution में allocation का क्या मतलब होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। एलोकेशन इफेक्ट ये बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के मुकाबले किस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाया, जिसे ओवरवेटिंग कहते हैं, या कम पैसा लगाया, जिसे अंडरवेटिंग कहते हैं। अच्छा, तो स्टॉक सिलेक्शन और एलोकेशन दोनों अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन का मतलब है उसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बेस्ट कंपनी चुनना, वो सिलेक्शन इफेक्ट होता है। एलोकेशन मतलब किस सेक्टर को कितना वेटेज देना है। बाकी सी और डी एट्रीब्यूशन के मेन हिस्से नहीं है यहाँ। Oh, okay. Now, question number 15. Standard deviation measures which type of risk? Options are A. Only systematic risk, B. Only unsystematic risk, C. Total risk, D. Active risk. हमने इसके बारे में थोड़ी बात की थी पहले, राइट? तो सही आंसर क्या है? हाँ, पिछले क्वेश्चंस में इसका रेफरेंस था। सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल रिस्क। स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न्स के डिस्पर्जन यानी फैलाव को नापता है, जिसमें सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों तरह के रिस्क शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स तो इसे कभी-कभी सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क मान लेते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शन ए और बी पार्शियल बातें कर रहे हैं, इसलिए गलत हैं। और एक्टिव रिस्क तो ट्रैकिंग एरर होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी बाहर हो गया। हमेशा याद रखो, SD इक्वल्स टोटल रिस्क। नोट कर लीजिए इसे। Question number 16. Geometric mean return is also known as what? Options are A. Internal rate of return, B. Compound annual growth rate, C. Simple average, D. Money weighted rate of return. इसका मतलब GMR को और किस कॉमन नाम से बुलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR। देखो, GMR और CAGR दोनों एक ही मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस्ड हैं, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट को क्लियरली दिखाते हैं। तो सिंपल एवरेज और GMR अलग होते हैं? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि सिंपल एवरेज कंपाउंडिंग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए GMR या CAGR ही सही पिक्चर देता है। बाकी IRR और MWRR कैश फ्लो बेस्ड हैं, इसलिए वो भी गलत हैं। समझ आ गया। Question number 17. Ignoring the cash portion of a portfolio when calculating performance, well, likely. A. Accurately reflect equity performance. B. Misstate the return. C. Lower the overall risk. D. Increase the tracking error. अगर पोर्टफोलियो में खाली कैश पड़ा है और हम उसे इग्नोर कर दें तो क्या होगा? ये एक बहुत क्रिटिकल प्रैक्टिकल इशू है जिसे कैश ड्रैग कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिसस्टेट द रिटर्न। अगर आप कैलकुलेशन में कैश को इग्नोर कर देंगे तो आपके रिटर्न की पिक्चर गलत या ओवरस्टेट हो जाएगी। क्योंकि कैश पे तो रिटर्न वैसे भी इक्विटी से कम मिलता है ना? बिल्कुल। कैश पोर्टफोलियो के ओवरऑल स्पीड को नीचे खींचता है। अगर आपने सिर्फ स्टॉक वाले हिस्से का रिटर्न दिखाया तो वो फॉल्स पिक्चर होगी, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सी और डी का यहाँ कैश ट्रैक से सीधा रिलेशन नहीं है। Okay. Question number 18. A higher trainer ratio indicates A. Lower return per unit of systematic risk. B. Higher return per unit of systematic risk. C. Higher return per unit of total risk. D. Lower active risk. Trainer ratio high होने का technically क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हायर रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। हमने पिछले क्वेश्चन 3 में देखा था कि ट्रेनर के डिनोमिनेटर में बेटा यूज होता है जो सिस्टमैटिक रिस्क दिखाता है। तो रेशियो हाई है मतलब पर यूनिट सिस्टमैटिक रिस्क पे ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। एग्जैक्टली।
ऑप्शन सी गलत है क्योंकि टोटल रिस्क वाली बात शार्पे रेशियो पे अप्लाई होती है, ट्रेनर पे नहीं। ऑप्शन ए उल्टा बोल रहा है और ऑप्शन डी एक्टिव रिस्क की बात कर रहा है, जो कि इन्फॉर्मेशन रेशियो का एरिया है। Great recall. Question number 19. The M-squared measure adjusts the portfolio's risk to match which of the following? Options are A, the risk-free rate, B, the tracking error, C, the market standard deviation, D, the portfolio's beta. ये M-squared क्या नई चीज है? ये कंपैरिजन को फेयर बनाने का एक बहुत स्मार्ट टूल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, द मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन। एम स्क्वायर्ड क्या करता है कि अलग अलग रिस्क वाले पोर्टफोलियोज को हाइपोथेटिकली एडजस्ट करके मार्केट रिस्क के लेवल पर ला खड़ा करता है। अच्छा, ताकि सेब की तुलना सेब से हो सके। एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। एकदम सही कहा तुमने। सबका रिस्क लेवल हाइपोथेटिकली मार्केट के बराबर कर दिया जाता है ताकि रिटर्न की सही तुलना हो। इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी कंप्लीटली गलत है। बस याद रखना, एम स्क्वायर्ड एडजस्ट्स रिस्क टू मैच मार्केट रिस्क। वाओ, सिंपल। चलो आखिरी सवाल पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20. For international investments, returns can be significantly affected by fluctuations in A, domestic interest rates, B, exchange rates, C, the local inflation rate, D, domestic tax policies. ये international investments में किस special risk की बात हो रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सचेंज रेट्स। जब आप इंडिया से बाहर किसी और देश में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा नया रिस्क करेंसी फ्लक्चुएशंस का होता है। मतलब अगर वहां का स्टॉक बढ़ गया पर एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई तो रिटर्न कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसी को करेंसी रिस्क कहते हैं। भले ही डोमेस्टिक रेट्स या इन्फ्लेशन ऑप्शन ए और सी का थोड़ा असर हो, पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट तो एक्सचेंज रेट्स ही करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात है, इस 20वें सवाल के साथ तो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए। लिए थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।